Hey everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to लाइफ साइंस पाठशाला। मैं हूँ आस्था गोस्वामी और मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को टीजीटी और पीजीटी में बायोलॉजी सब्जेक्ट। ठीक है, ये फ्री कोर्स चल रहा है और साथ में पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े और आप लोग कम समय में अच्छी प्रिपरेशन कर सकें और एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, तो मैं बायोलॉजी में मैंने बॉटनी शुरू किया है। बॉटनी का सिलेबस स्टार्ट किया है मैंने, टॉपिक वाइज कंप्लीट करा रही हूँ। ठीक है, तो अभी तक मैंने वायरस पढ़ा दिया है और वायरस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है और तो वो लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूँगी। ठीक है, और बैक्टीरिया की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, ये लास्ट क्लास है। आज बैक्टीरिया कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको शॉर्ट में बैक्टीरिया जितना मैंने पढ़ाया है उसको भी डिस्कस कर दूंगी, उसके बाद आगे का शुरू करूंगी जो भी टॉपिक बचा हुआ है उसको। ठीक है, तो उससे पहले पीडीएफ नोट्स के लिए जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है मैं बता दूं, पीडीएफ नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। सारे पीडीएफ आपको वहीं मिलेंगे। तो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में भी पिन है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं, आप डाउनलोड कीजिए और अपनी प्रिपरेशन कीजिए। ग्रुप में डेली क्विज होता है आपकी प्रिपरेशन बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, तो ज्वाइन कीजिए ग्रुप को, डेली क्विज सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। ठीक, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं किसी कोचिंग में, वो लोग मेरी क्लास को देखें, पढ़ें और पीडीएफ जो कि अवेलेबल है फ्री में उसको डाउनलोड करें और अपनी प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। तो प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को और प्लीज़ जो लोग भी देख रहे हैं मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग लाइक करेंगे और जो भी कमियां रह जाती हैं वीडियो में प्लीज़ उसको कमेंट करके बताइए ताकि मैं खुद को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकूं और आपके लिए और बेहतर कर सकूं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, मुझे बताएंगे मेरी कमियों को, तो मैं खुद को इम्प्रूव कर पाऊँगी और मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और कमेंट करके मुझे बताइए कि मैं क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ। ठीक है, जिससे मैं और बेहतर काम कर सकूँ। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। उससे पहले शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कि बैक्टीरिया में क्या क्या पढ़ाया जा चुका है। तो अभी तक मैंने बैक्टीरिया का डेफिनेशन बताया, फिर साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं इसके बारे में बताया था, फिर आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के बारे में, और बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, और कुछ पुअर स्टेनिंग स्पीसीज के बारे में भी बताया जा चुका है और बैक्टीरिया के कुछ इंपॉर्टेंट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी डिस्कस किया है मैंने। फिर बैक्टीरिया के शेप, कितने तरीके का बैक्टीरिया होता है, कितने शेप का होता है, और ऑब्लिगेट एरोबिक और ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोबिक और फैकल्टेटिव एरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, साथ में उनके बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए थे। और फिर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल में जो बैक्टीरिया का सेल होता है वो कौन कौन से मेन कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है और उनके फंक्शन क्या क्या है, जैसे कि स्लाइम लेयर हो गया, सेल वॉल, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, बैक्टीरियल क्रोमोसोम, प्लाज्मिड, मीजोसोम, इन सब के बारे में बताया जा चुका है। और बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस किया गया है। ग्राम स्टेनिंग क्या होती है बैक्टीरिया की, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, ठीक है, उनको किस बेसिस पे जो है डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। और साथ में बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है वो कैसा होता है, कितने टाइप का फ्लैजिला पाया जाता है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जा चुकी हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आज लास्ट है, लास्ट क्लास है बैक्टीरिया का, तो हम शुरू करते हैं। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे, मैंने पिलाई और फिमरी के बारे में नहीं बताया था तो उसके बारे में बताऊंगी। उसके बाद बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है, और बैक्टीरिया का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या 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 है, और साथ में बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन कैसा होता है। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन का एग्जांपल पूछा जाता है, जैसे कि पर्पल बैक्टीरिया हो गए, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हो गया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो गया, तो इनका एग्जांपल आता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको डिस्कस करूँगी, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस डिस्कस किया जाएगा। ठीक है,
तो शुरू करते हैं क्लास को और बात करते हैं कि पिलाई और फिमरी क्या होता है। तो फिमरी एंड पिलाई आर थिन प्रोटीन ट्यूब्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ऑफ मेनी बैक्टीरिया। तो फिमरी और पिलाई जो है ये प्रोटीन ट्यूब्स होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत सारे बैक्टीरिया के सरफेस पे पाए जाते हैं, ठीक है। ये पतले से ट्यूब होते हैं जो कि बहुत सारे बैक्टीरिया के सरफेस पे पाए जाते हैं और ये किससे ओरिजिनेट होते हैं? साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से। जो बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होता है उसी से ये ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। बोथ आर एबल टू स्टिक बैक्टीरिया टू सरफेस। तो ये जो पिलाई और फिमरी है इन दोनों का काम क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि बैक्टीरिया को होस्ट के सरफेस से चिपकाने का काम करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया अपने होस्ट पे जब अटैक करता है तो बैक्टीरिया को उस होस्ट से चिपकने में ये पिलाई और फिमरी मदद करते हैं, ठीक। बट पिलाई आर टिपिकली लॉन्गर एंड फीवर इन नंबर दैन फिमरी। लेकिन जो मेन डिफरेंस होता है पिलाई और फिमरी में वो ये होता है कि जो पिलाई होता है इसकी साइज काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है ना। पिलाई जो है फिमरी के कंपैरिजन में काफ़ी लॉन्ग होता है और साथ ही साथ पिलाई का नंबर भी काफ़ी कम होता है, ठीक। डायग्राम देखिए, ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के सरफेस पे ये बहुत सारे पतले पतले थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ठीक है। ये जो पतले पतले थ्रेड्स हैं यही पिलाई और फिमरी हैं। अब इनमें पिलाई क्या है, पिलाई और फिमरी में डिफरेंस क्या है? पिलाई जो होता है ये लॉन्गर होता है, फिमरी से लंबा होता है और इसका नंबर भी कम होता है। ये देखिए ये जो ब्लैक कलर का है थ्रेड जैसा ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू ये जो रेड वाले हैं ये छोटे छोटे से, है ना। ये जो रेड कलर के हैं ये फिमरी हैं जो कि बहुत ज़्यादा नंबर में हैं और ये जो ब्लैक कलर का है जो कि कुछ आपको 4-5 ही दिख रहा है ये पिलाई है जिसका नंबर काफ़ी कम है और ये फिमरी से काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, ठीक है। तो ये होता है मेन डिफरेंस पिलाई और फिमरी में। उसके अलावा एक और डिफरेंस है जो कि पिलाई में होता है। ये पिलाई क्या करता है? पिलाई जो है इसका मेन फंक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली कंजुगेशन में पिलाई का रोल होता है। ये क्या करता है? कंजुगेशन ट्यूब बनाता है जिसकी मदद से कंजुगेशन कंप्लीट हो पाता है बैक्टीरिया में, ठीक है। तो मेन फंक्शन पिलाई का ये होता है। उसके अलावा पिलाई और फिमरी जो है एक बैक्टीरिया को दूसरे मतलब इसके होस्ट के सरफेस से चिपकाने का भी काम करते हैं। तो ये हो गया पिलाई और फिमरी का फंक्शन। उसके अलावा दे आर फाउंड इन वर्चुअली ऑल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बट नॉट इन मैनी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये जो पिलाई और फिमरी हैं ये लगभग सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन केवल कुछ ही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। मतलब ये सारे के सारे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में पाए जाएंगे और कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पिलाई और फिमरी। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय एसेक्सुअल मेथड एंड देयरफॉर दे हैव अ डोमिनेंट हैप्लॉइड फेज इन देयर लाइफ साइकिल। जो बैक्टीरिया है इसमें जो मेन जो रिप्रोडक्शन का मेथड होता है वो एसेक्सुअल होता है, ठीक है। और क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड जो है मेन रिप्रोडक्शन का मेथड है बैक्टीरिया का, इसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो ज़्यादा अपने उसकी जितनी भी ज़िंदगी होती है, जितने समय का भी उसका लाइफ साइकिल होता है, उसमें ज़्यादातर समय वो हैप्लॉइड फेज़ में होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया में जो डोमिनेंट फेज़ होता है वो हैप्लॉइड फेज़ होता है, ठीक। और जो मेन रिप्रोडक्शन का मेथड है वो एसेक्सुअल है, लेकिन उसके अलावा इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा जाता है, ठीक। बैक्टीरिया डू नॉट हैव सेक्स ऑर्गन्स और गैमेट्स बट दे डेफिनेटली शो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन दैट इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो बैक्टीरिया जो है इसमें कोई सेक्स ऑर्गन नहीं पाया जाता है और ना ही कोई गैमेट पाया जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी इनमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है उसका एक्सचेंज देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि इनमें बैक्टीरिया में क्योंकि सेक्स ऑर्गन या फिर गैमेट पाया तो नहीं जाता है जिसकी वजह से इनमें कोई ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन फिर भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, ठीक है, जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है या फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोला जाता है, ठीक है। तो जो एसेक्सुअल मेथड होता है बैक्टीरिया में उसमें वो कई तरीके से हो सकता है, जैसे कि बाइनरी फिजन मेथड से हो सकता है, बडिंग से हो सकता है, कोनिडिया से हो सकता है, सिस्ट एंड एंडोस्पोर से हो सकता है। तो जो एसेक्सुअल का मेन जो मेथड होता है एसेक्सुअल में वो होता है बाइनरी फिजन, ठीक है।
जिसको मैं अभी डिस्कस करूँगी आपसे। तो देखिए बाइनरी फिजन क्या होता है। बाइनरी फिजन, ड्यूरिंग बाइनरी फिजन द क्रोमोसोम कॉपीज इटसेल्फ फॉर्मिंग टू आइडेंटिकल जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है वो सबसे पहले अपना क्रोमोसोम का नंबर जो है डबल करता है, अपने क्रोमोसोम की कॉपी करता है। मतलब डायग्राम देखिए, ये बैक्टीरिया है और इसमें ये रहा इसका क्रोमोसोम, इसका जेनेटिक मटेरियल। अभी इसका नंबर सिंगल है, ये एक ही क्रोमोसोम पाया जा रहा है, लेकिन जब इसको बाइनरी फिजन करना होता है तब ये क्या करता है कि सबसे पहले अपना जेनेटिक मटेरियल जो है डबल करता है। यहाँ एक क्रोमोसोम था, अब ये क्या होगा, ये एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम बना लिया इसने, ठीक है, इसने एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम बना लिया, ठीक है। अब क्या करेगा, देन द सेल इनलार्जेस एंड डिवाइड्स इनटू टू न्यू डॉटर सेल्स। तो सबसे पहले इसने क्या किया कि अपना क्रोमोसोम का नंबर डबल कर लिया। उसके बाद ये क्या करता है कि अपने सेल को लार्ज करने लगता है, ठीक है। लार्ज करेगा, जब सेल लंबा हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, तब ये क्या करता है कि बीच में थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले इसने अपना क्रोमोसोम का नंबर डबल किया, उसके बाद अपने सेल को और ज़्यादा लॉन्ग कर लिया और फिर बीच से कॉन्स्ट्रिक्शन किया, ठीक है, बीच से थोड़ा सा सिकुड़ गया। और फिर क्या होगा कि जहाँ से सिकुड़ा था वहाँ से क्या हो जाएगा, ये बैक्टीरिया टूट जाएगा और दो नए डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये एक बैक्टीरिया जो है बाइनरी फिजन के मेथड से दो बैक्टीरिया में डिवाइड हो गया, ठीक है। ये है असेक्सुअल मेथड में बाइनरी फिजन, ठीक। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज इंटरचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में, उसमें क्या किया जाता है, जेनेटिक मटेरियल का इंटरचेंज किया जाता है। मतलब एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है। दिस इज अकम्प्लीस्ड आइदर बाई कंजुगेशन और बाई एक्सोटिक मेथड्स। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया का, ये या तो कंजुगेशन के थ्रू हो सकता है, ठीक है, या फिर एक्सोटिक मेथड से हो सकता है। अब ये एक्सोटिक मेथड क्या है, द टू बैक्टीरियल सेल्स नेवर कम इन कॉन्टैक्ट एंड exchange of genetic material takes place by transformation and transduction। तो बैक्टीरिया जो है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो कंजुगेशन से हो सकता है या फिर एक्सोटिक मेथड से। एक्सोटिक मेथड में क्या होता है कि जो दो बैक्टीरिया होते हैं वो कभी भी एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते, ठीक है, इनके बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, और फिर भी ये एक अपना जेनेटिक मटेरियल जो है ट्रांसफ़र कर लेते हैं दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। तो ऐसे मेथड को कहते हैं एक्सोटिक मेथड, और एक्सोटिक मेथड में ट्रांसफॉर्मेशन आता है और ट्रांसडक्शन आता है। जबकि कंजुगेशन में क्या होता है कि दो बैक्टीरिया एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअलिटी इन बैक्टीरिया वाज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय टैटम एंड लिडरबर्ग इन 1947 इन एस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है। बैक्टीरिया में जो सेक्सुअलिटी थी उसको सबसे पहले टैटम और लिडरबर्ग ने डिस्कवर किया था। उन्होंने बताया था कि बैक्टीरिया में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। 1947 में एस्चेरिचिया कोलाई में इन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है। अब देखिए पहला मेथड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कंजुगेशन। तो कंजुगेशन क्या होता है, मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया कि कंजुगेशन में दो बैक्टीरिया एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो कंजुगेशन इज द प्रोसेस बाय विच वन बैक्टीरियम ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल टू अनदर थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है। ड्यूरिंग कंजुगेशन वन बैक्टीरियम सर्व एज द donor of genetic material and the other serves as the recipient। जब कंजुगेशन होता है तो उसमें एक बैक्टीरिया जो है वो डोनर की तरह काम करता है और दूसरा बैक्टीरिया जो है ये रिसीवर या रेसिपिएंट की तरह काम करता है, ठीक है। द डोनर बैक्टीरियम कैरीज अ डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड द फर्टिलिटी फैक्टर और एफ फैक्टर। तो ऐसा बैक्टीरिया जो कि डोनर की तरह काम करता है उसके पास होता है एक डीएनए सीक्वेंस, जेनेटिक मटेरियल जो उसका जो मेन जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए का बैक्टीरिया का जो कि क्रोमोसोम है, उसके अलावा जो डोनर बैक्टीरिया है उसके पास एक डीएनए सीक्वेंस होता है जिसको फर्टिलिटी फैक्टर या फिर एफ फैक्टर कहा जाता है, ठीक है। द एफ फैक्टर allows the donor to produce a thin
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पाइलस या फिर बिलाई। जो एफ फैक्टर है बैक्टीरिया में, ये क्या करता है कि एक मतलब जब बैक्टीरिया जो है एफ फैक्टर डोनेट कर रहा होता है तो उस समय एक पिलाई या पाइलस जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, विच द डोनर यूज टू कॉन्टेक्ट द रेसिपिएंट। और इस पाइलस की मदद से जो डोनर बैक्टीरिया है वो रिसीवर बैक्टीरिया से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है। ठीक है, टिपिकली द जेनेटिक मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ अ प्लाज्मिड और अ स्मॉल सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है, ये जो एफ फैक्टर है, ये क्या होता है, टिपिकली एक प्लाज्मिड होता है या फिर एक छोटा सा डीएनए का पीस होता है जो कि सर्कुलर होता है। वैसे तो जो प्लाज्मिड है ये भी सर्कुलर ही होता है। ठीक है, तो जनरली जो एफ फैक्टर है ये एक प्लाज्मिड होता है जो कि स्मॉल होता है, सर्कुलर होता है, और इसी का ट्रांसफ़र डोनर बैक्टीरिया रिसीवर बैक्टीरिया में करता है। ठीक, द प्रोसेस कंजुगेशन वॉज डिस्कवर्ड बाई लिडरबर्ग एंड एडवर्ड टेटम इन 1946। ठीक है, तो कंजुगेशन प्रोसेस सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? लिडरबर्ग और एडवर्ड टेटम ने 1946 ईस्वी में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कंजुगेशन प्रोसेस सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। डायग्राम देखिए, ये है एफ प्लस सेल, मतलब ये है डोनर बैक्टीरिया और ये है रिसीवर बैक्टीरिया। ये डोनर कैसे है? इसके पास है एफ फैक्टर या एफ प्लाज्मिड। ये जो ग्रीन कलर का है ये क्या है? ये एफ प्लाज्मिड है। ठीक है, इसकी वजह से ये जो बैक्टीरिया है ये डोनर की तरह काम कर रहा है, और इस बैक्टीरिया के पास ये एफ प्लाज्मिड नहीं है जिसकी वजह से ये रिसीवर का काम कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो डोनर बैक्टीरिया है इसमें कंजुगेशन ट्यूब बनता है। कंजुगेशन ट्यूब कौन बनाता है? पाइलस। ठीक है, तो सबसे पहले पाइलस की मदद से कंजुगेशन ट्यूब बनता है जिससे एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है। ठीक, अब क्या होगा कि ये जो प्लाज्मिड है एफ फैक्टर, अब इसका ट्रांसफ़र होना शुरू होगा। ठीक है, अब ये डायरेक्ट कांटेक्ट बन गया। अब क्या होगा कि ये देखिए, ये जो एफ प्लाज्मिड है ये क्या कर रहा है? ट्रांसफ़र करना शुरू कर रहा है दूसरे रिसीवर बैक्टीरिया के अंदर। साथ में क्या होता है कि ये जो एफ प्लाज्मिड है एफ फैक्टर, ये अपनी कॉपी भी बना रहा होता है। ठीक है, ट्रांसफ़र भी कर रहा है और साथ में अपना एक कॉपी भी बना रहा है, ताकि जब इसका एफ फैक्टर जो है दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाए तब इसके पास भी एक अपनी कॉपी हो। ठीक है, तो अब जब इसका एक कॉपी ट्रांसफ़र हो गया रिसीवर में, तो अब क्या हो गया, इसके पास भी एफ फैक्टर हो गया और इसने भी अपनी एक कॉपी बना रहा था उस वक्त जब ट्रांसफ़र कर रहा था। तो अब डोनर के पास भी एफ फैक्टर है और रिसीवर के पास भी एफ फैक्टर है। ठीक है, और इस तरीके से अब देखिए, जब ट्रांसफ़र हो गया तो उसके बाद दो बैक्टीरिया एक दूसरे से डिटैच हो गए। ठीक है, तो क्या हो गया, ये पूरा का पूरा जो है कंजुगेशन का प्रोसेस है जिसमें दो बैक्टीरिया एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं कंजुगेशन पाइलस की मदद से, और फिर अपना जेनेटिक मटेरियल जो है एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, ये था कंजुगेशन। अब बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ जीन ट्रांसफर बाई विच सम बैक्टीरिया टेक्स प्लेस फॉरेन जेनेटिक मटेरियल या फिर नेकेड डीएनए फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ठीक है, क्योंकि ये एक्सोटिक मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन, तो इसमें क्या होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है दो बैक्टीरिया के बीच में, फिर भी जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका एक्सचेंज हो जाता है। कैसे होता है ये देखिए, इसमें क्या होता है कि एनवायरनमेंट से बैक्टीरिया जो है जेनेटिक मटेरियल डीएनए को ले लेता है। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, टेक अप फॉरेन जेनेटिक मटेरियल, और ये जेनेटिक मटेरियल किसका होगा, ये किसी बैक्टीरिया का ही होगा, बट बैक्टीरिया वहाँ नहीं होगा, है ना। किसी तरीके से अगर बैक्टीरिया किल हो गया या फिर उसका सेल जो है डिसरप्ट हो गया, उसका जेनेटिक मटेरियल बाहर आ जाता है और वो एनवायरनमेंट में फ्री रहता है। ठीक है, बिना बैक्टीरिया के अगर डीएनए प्रेजेंट है तो उसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स जो होंगे उसको कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ये डायरेक्टली अपने अंदर ले लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। इट वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बाई ग्रिफिथ इन 1928। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड सबसे पहले रिपोर्ट किसने किया था? ग्रिफिथ ने 1928 में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी में। ठीक है, पूछा जा सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन मेथड किसने डिस्कवर किया था, तो ग्रिफिथ ने किया था, और ये किस में इन्होंने देखा था? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी में। ठीक, द प्रोसेस ऑफ जीन ट्रांसफर बाई ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट रिक्वायर अ लिविंग डोनर सेल, बट
only requires the process of persistent DNA, presence of persistent DNA in the environment। ठीक है, कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है, कोई भी लिविंग डोनर सेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में, लेकिन इनको डीएनए, परसिस्टेंट डीएनए मतलब फ्री डीएनए जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हो, उसकी ज़रूरत पड़ती है, तभी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड कंप्लीट होता है। देखिए डायग्राम, ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स है जो कि किसी बैक्टीरिया के ही हैं। ठीक है, ये किसी बैक्टीरिया का डीएनए फ्रेगमेंट है जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। अब ये रहा एक बैक्टीरिया जिसको इस डीएनए को लेना है। ठीक, तो ये क्या करेगा, अभी ये बैक्टीरिया है जिसके पास इसका खुद का बैक्टीरियल क्रोमोसोम प्रेजेंट है। इसने क्या किया कि एनवायरनमेंट से ये जो डीएनए है इसको अपटेक कर लिया। ये देखिए यहाँ पे डीएनए जो कि एनवायरनमेंट में फ्री कंडीशन में था उसके इस बैक्टीरिया ने अपटेक कर लिया। अब क्या होगा इस डीएनए का, या तो ये जो डीएनए इसने लिया है इसको डिग्रेड कर दे ये बैक्टीरिया, अपने अंदर जो एंजाइम रखता है उसकी मदद से इस डीएनए को तोड़ सकता है, डिग्रेड कर दिया, या फिर इस डीएनए को अपने ही क्रोमोसोम के अंदर ये इंटीग्रेट कर ले। ठीक है, दो प्रोसेस हो सकते हैं, दो कंडीशन हो सकता है जब अपटेक हो जाए ये डीएनए तब, या तो इस डीएनए को ये डिग्रेड कर दे, और जब ये डीएनए को डिग्रेड करता है तो इस तरीके का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो अनसक्सेसफुल रह जाता है। लेकिन अगर ये इस डीएनए को अपटेक करने के बाद अपने क्रोमोसोम में इंटीग्रेट कर लेता है तब होता है स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब अगर इंटीग्रेशन हुआ तब हम बोलेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, अगर इंटीग्रेशन नहीं हुआ, इसने डिग्रेड कर दिया, तब हम बोलेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। ठीक है, ये था ट्रांसफॉर्मेशन। अब बात करते हैं ट्रांसडक्शन की। ट्रांसडक्शन इज अ मोड ऑफ जेनेटिक ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर थ्रू अ वायरस बैक्टीरियोफाज। हम जानते हैं कि बैक्टीरिया पे जो वायरस अटैक करता है वो होता है बैक्टीरियोफाज। ठीक है, तो जो ट्रांसडक्शन मेथड होता है उसमें जेनेटिक मटेरियल कैसे ट्रांसफ़र होता है, बैक्टीरियोफाज की मदद से होता है। क्योंकि दो बैक्टीरिया एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं, तो यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र किया जाता है वो बैक्टीरियोफाज करता है। ठीक, देयर इज़ नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द बैक्टीरियल सेल्स। ट्रांसडक्शन वॉज डिस्कवर्ड बाई जिंडर एंड लेडरबर्ग। ठीक है, लेडरबर्ग इन सल्मोनेला टाइफीम्यूरियम इन 1951। ठीक है, तो ये जो ट्रांसडक्शन का मेथड है इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था जिंडर और लेडरबर्ग ने सल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में 1951 ईस्वी में। ठीक है, देखिए डायग्राम, एक बैक्टीरियोफाज है, ये देखिए ये ब्लू कलर का है बैक्टीरियोफाज। ठीक है, और ये रहा बैक्टीरिया। ठीक, आप इसका जेनेटिक मटेरियल नोटिस कीजिए। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, बैक्टीरियोफाज में जो जेनेटिक मटेरियल है वो ग्रीन कलर का है। ठीक है, और ये जो बैक्टीरिया है इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो रेड कलर का है। ठीक, अब क्या किया, इस बैक्टीरियोफाज ने इस बैक्टीरिया पे अटैक किया, इसको इन्फेक्ट किया। ठीक है, और अपना जेनेटिक मटेरियल इसने ट्रांसफ़र कर दिया बैक्टीरिया के अंदर। ये रहा सेकेंड स्टेप जिसमें क्या हो रहा है, ये बैक्टीरियोफाज का जो ग्रीन कलर का जीनोम है अब ये बैक्टीरिया के अंदर आ चुका है। अब क्या होगा कि ये जो ग्रीन कलर का है जीनोम जो कि बैक्टीरियोफाज का है, अब ये अपना नंबर बढ़ाता है, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसका डुप्लीकेशन करता है, उसको रेप्लिकेट करता है और इसका काफ़ी ज़्यादा नंबर बढ़ा लेता है। ये देखिए, ये जो सी फिगर है उसमें ग्रीन कलर का जो जेनेटिक मटेरियल है उसका नंबर काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसने क्या किया, बैक्टीरियोफाज ने अपना जेनेटिक मटेरियल का नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया। अब जब सफिशिएंट अमाउंट में इसका जेनेटिक मटेरियल हो जाता है तब ये क्या करता है कि अब ये अपना हेड बनाना शुरू करता है बैक्टीरिया सेल के अंदर। ठीक है, ये देखिए बैक्टीरियोफाज में क्या क्या होता है, हेड होता है, नेक होता है और टेल होता है। तो सबसे पहले बैक्टीरिया के अंदर जो बैक्टीरियोफाज होता है वो अपना हेड बनाना शुरू करता है, और बैक्टीरियोफाज के हेड के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल होता है उसका। लेकिन यहाँ पे कमाल की बात ये होती है कि ये जो बैक्टीरियोफाज अपना हेड बनाता है तो इसमें ये जब जेनेटिक मटेरियल को पैक कर रहा होता है तो ये केवल और केवल अपना ही जेनेटिक मटेरियल पैक नहीं करता है। ये देखिए बैक्टीरियोफाज को जो जेनेटिक मटेरियल है वो ग्रीन कलर का है, लेकिन यहाँ पे जब ये हेड अपना बना रहा है तो ये क्या कर रहा है, रेड कलर का भी जेनेटिक मटेरियल पैक कर रहा है और ग्रीन कलर का भी कर रहा है। मतलब अपना भी जेनेटिक मटेरियल अपने हेड में रख रहा है और बैक्टीरिया का भी पैक कर ले रहा है। दोनों एक साथ नहीं होंगे, या तो बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया का जीनोम रखेगा अपने हेड में या फिर अपना खुद का रखेगा, केवल एक ही हो सकता है। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया का
जीनोम अपने अंदर पैक कर लेते हैं और कुछ बैक्टीरियोफाज जो होते हैं वो अपना खुद का रखते हैं। अब जब हेड बन गया तो उसके बाद बैक्टीरियल सेल को ये बैक्टीरियोफाज तोड़ देते हैं और तोड़ के ये बाहर रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब ऐसे बैक्टीरियोफाज हैं जिनके पास खुद का भी जीनोम है और कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास किसी दूसरे बैक्टीरिया का भी जीनोम है। अब क्या होगा, अब जब ये वाले बैक्टीरियोफाज जिनके पास किसी बैक्टीरिया का जीनोम है, जब ये बैक्टीरियोफाज किसी दूसरे बैक्टीरिया पे अटैक करेंगे, ठीक है, तब क्या होगा कि ये एक बैक्टीरिया का जीनोम जो है दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये इस बैक्टीरिया के सॉरी इस बैक्टीरियोफाज के पास किसी बैक्टीरिया का रेड कलर का जीनोम है जिसने ये क्या किया, दूसरे बैक्टीरिया के अंदर अब ये ट्रांसफ़र कर दिया है। ठीक है, और ट्रांसफ़र करने के बाद क्या होगा, एक बैक्टीरिया का जीनोम जो है दूसरे बैक्टीरिया के जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। तो क्या हुआ कि ये पूरा प्रोसेस जो है ये ट्रांसडक्शन कहलाता है। इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले बैक्टीरियोफाज जो है एक बैक्टीरिया का जीनोम जो है अपने अंदर ले रहा है, यहाँ पे ले लिया, उसके बाद ये क्या कर रहा है, जब दूसरे बैक्टीरिया पे अटैक कर रहा है तो एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल में ट्रांसफ़र कर दे रहा है, इंटीग्रेट कर दे रहा है। तो ये जो मेथड होता है जीन ट्रांसफ़र का, इसको कहते हैं ट्रांसडक्शन। ठीक है, तो ये हो गया रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया का। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन की, कि बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन का मोड क्या क्या है। वैसे न्यूट्रिशन से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन एग्जांपल लेके पूछा जाता है कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया कौन से हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया कौन सा है, तो इसलिए मैंने इनको भी मेंशन किया है। तो जो बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉफिक भी होता है और हेट्रोट्रॉफिक भी होता है। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक का मतलब बैक्टीरिया खुद से भी अपना भोजन बना सकते हैं और हेट्रोट्रॉफिक का मतलब खुद से अपना भोजन नहीं बना सकते, दूसरे पे डिपेंड रहेंगे। ठीक, हम बात करते हैं सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की। ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो जो फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया हैं उनमें ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया आते हैं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और नॉन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया आता है। ठीक है, तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का एग्जांपल देखिए, क्लोरोबियम और क्लैथ्रोक्लोरिस। ठीक है, क्लोरोबियम और क्लैथ्रोक्लोरिस जो है ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के एग्जांपल है, क्योंकि एग्जांपल ही देके पूछा जाता है कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया कौन सा है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया कौन सा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने केवल एग्जांपल दिया है, आपको डेफिनेशन जानने की ज़रूरत नहीं है, केवल एग्जांपल याद रखिए। तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का क्या हो जाएगा, क्लोरोबियम और क्लैथ्रोक्लोरिस। ठीक, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, थायोस्पाइरिलम, क्रोमेशियम और थायोसिस्टिस। ठीक है, और नॉन सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, रोडोबैक्टर। ठीक है, आपको ये एग्जाम्पल याद रखने होंगे। अब बात करते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में सल्फर बैक्टीरिया और आयरन बैक्टीरिया आते हैं और हाइड्रोजन बैक्टीरिया आता है। ठीक है, तो सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बेजिटोवा, फिर है थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस, ये सल्फर बैक्टीरिया है। आयरन बैक्टीरिया में कौन सा आ जाएगा, थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस। यहाँ पे सल्फर बैक्टीरिया में भी थायोबैसिलस है और आयरन बैक्टीरिया में भी थायोबैसिलस है। अंतर कितना है, अंतर जो है ये इनके स्पीसीज़ में है। जो सल्फर बैक्टीरिया है उसकी स्पीसीज़ है थायोऑक्सीडेंस, जबकि आयरन बैक्टीरिया का जो स्पीसीज़ है वो है फेरोऑक्सीडेंस। फेरस जो है आयरन को बोलते हैं। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये आयरन बैक्टीरिया है। थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंस आयरन बैक्टीरिया और थायोबैसिलस थायोऑक्सीडेंस जो है ये सल्फर बैक्टीरिया है। तीसरा है हाइड्रोजन बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास सैकरोफिला, नोकार्डिया ओपाका, पैराकोकस डिनाइट्रिफिकेंस। ठीक, ये हाइड्रोजन बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स हैं। अब क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने नाइट्रोजन फिक्सेशन के भी मेथड को यहाँ पे बताया है और उनके कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया को भी बताया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बैक्टीरिया का, जिससे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले अमोनीफाइंग बैक्टीरिया की। अब अमोनीफाइंग बैक्टीरिया नाम है तो ये क्या कर रहा होगा, अमोनिफिकेशन कर रहा होगा। ठीक है, अमोनिफिकेशन क्या होता है, द अमोनीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट एमिनो एसिड्स इनटू अमोनिया। द प्रोसेस इज नोन एज अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया एमिनो एसिड को अमोनिया में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अमोनिफिकेशन में एमिनो एसिड का चेंज होता है अमोनिया में, और किसकी मदद से, कुछ अमोनीफाइंग बैक्टीरिया के मदद से। ठीक है, फॉर एग्जांपल
बैसिलस माइकोइड्स, बैसिलस वल्गैरिस, प्रोटियस, क्लोस्ट्रीडियम, स्यूडोमोनास एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस। ये कुछ इंपॉर्टेंट अमोनिफाइंग बैक्टीरिया हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अमोनिफिकेशन करते हैं, जिसमें अमीनो एसिड अमोनिया में चेंज हो जाता है। ठीक, अब बात करते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की। तो सबसे पहले क्या हुआ, नाइट्रोजन फिक्सेशन में अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ। अब क्या होगा, अब होगा नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन। सबसे पहले अमोनिया बना, अब इस अमोनिया को चेंज किया जाएगा नाइट्रेट में। ठीक है, और अमोनिया से नाइट्रेट का बनना ही कहलाता है नाइट्रिफिकेशन। और ये जो नाइट्रिफिकेशन है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है, पहले स्टेप में क्या होता है, अमोनिया जो है वो नाइट्राइट में ऑक्सीडाइज होता है, और दूसरे स्टेप में ये जो नाइट्राइट बना है ये चेंज हो जाएगा नाइट्रेट में। ठीक है, तो नाइट्रिफिकेशन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में अमोनिया नाइट्राइट में बदलता है, दूसरे स्टेप में नाइट्राइट जो है नाइट्रेट में बदल जाता है। अब पूछा जाता है कि कौन से बैक्टीरिया हैं जो कि अमोनिया को नाइट्राइट में चेंज करते हैं, और कौन से बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्राइट को नाइट्रेट में चेंज करते हैं। तो ये बैक्टीरिया का नाम याद करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, पहले स्टेप में जब अमोनिया से नाइट्राइट बन रहा है तो जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो रहे हैं उनका क्या नाम है, नाइट्रोजोमोनास, नाइट्रोजोकोकस, नाइट्रोजोस्पाइरा, है ना। बैक्टीरिया के बीच में, नाम के बीच में क्या आ रहा है, जो है ना, नाइट्रोजोमोनास, नाइट्रोजोकोकस, नाइट्रोजोस्पाइरा। लेकिन जो दूसरा स्टेप है उसमें सेम बैक्टीरिया हैं, बस उनके नाम के बीच में जो नहीं लगा है, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोस्पाइरा, नाइट्रोकोकस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब अमोनिया से नाइट्राइट बनना हो तो आपको बताना है, आपको ये याद रखना है कि जब अमोनिया से नाइट्राइट बनता है तो जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है उसमें नाम में सो लगा होता है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस। ठीक है, लेकिन जब नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है तब वही बैक्टीरिया होंगे, लेकिन उसमें मतलब सेम बैक्टीरिया तो नहीं होते हैं, मैं नाम की बात कर रही हूँ याद करने के लिए, कि नाम सेम होगा लेकिन बीच में सो नहीं लगा होगा, जैसे नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोस्पाइरा, नाइट्रोकोकस। ठीक है, सिंपल है, याद कर लेंगे आप लोग। ठीक है, तो पहले स्टेप में अमोनिया से नाइट्राइट बनेगा तो सो लगा होगा बैक्टीरिया के नाम में, और जब दूसरा स्टेप चलेगा नाइट्राइट से नाइट्रेट तो सो नहीं लगा होगा। ठीक है, तो आप इसे इजीली याद कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और इससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। तो सबसे पहले बैक्टीरिया का रोल देखते हैं हम फूड स्पॉयलेज में, मतलब जो फूड होता है वो सड़ जाता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया का क्या रोल होता है उसमें, फूड स्पॉयलेज में, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, माइक्रोकोकस, प्रोटियस, ये सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, स्पॉयलेज ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। ठीक है, जो दूध और दूध से बने जो प्रोडक्ट होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको स्पॉयल करने का काम लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, माइक्रोकोकस, प्रोटियस, ये कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं जो कि मिल्क को स्पॉयल करने का काम करते हैं। बॉटुलिज्म एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है जिससे क्वेश्चन आता है, ये कौन कॉज करता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया जो है इसकी वजह से बॉटुलिज्म डिजीज कॉज होता है। ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया का जो रोल है वाटर पॉल्यूशन में भी देखा जाता है, जैसे सैल्मोनेला टाइफी हो गया, ये टाइफाइड फीवर कॉज करता है। सीजेला डाइसेंट्री मतलब पेचिस कॉज करता है। विब्रियो कॉलेरा कॉज करता है। दीज बैक्टीरिया ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है, सैल्मोनेला टाइफी हो गया, सीजेला हो गया, विब्रियो कॉलेरी हो गया, ये जो बैक्टीरिया है इनका ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, वाटर को पॉल्यूट करता है। ठीक है, तो वाटर पॉल्यूशन में बैक्टीरिया का रोल हो गया। अब बात करते हैं कि बैक्टीरिया जो डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं, तो अभी मैंने आपको नाइट्रिफिकेशन मेथड बताया, अब यहाँ पे क्या है, डीनाइट्रिफिकेशन। इसका मतलब कि नाइट्रिफिकेशन का उल्टा हो रहा होगा, तभी डीनाइट्रिफिकेशन बोला जा रहा है। ठीक है, तो इन दिस प्रोसेस decomposition of nitrate and nitrites into ammonia and free nitrogen with the help of denitrifying bacteria। ठीक है, तो नाइट्रिफिकेशन में क्या हो रहा था कि अमोनिया से नाइट्राइट बन रहा था और फिर नाइट्रेट बन रहा था, लेकिन डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि जो नाइट्राइट और नाइट्रेट होते हैं ये अमोनिया में चेंज हो जाते हैं और फ्री नाइट्रोजन में चेंज हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन का जस्ट उल्टा प्रोसेस होता है, और इसमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं उसको कहते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया।
कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, जैसे थायोबैसिलस हो गया, स्यूडोमोनास हो गया। स्यूडोमोनास की कौन सी स्पीसीज, आरुजिनोसा, ठीक है। आरुजिनोसा, स्यूडोमोनास आरुजिनोसा जो है ये इंपॉर्टेंट है, जो कि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, ठीक। और इकोलाई, ये डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं। उसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन में बैक्टीरिया का रोल होता है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं बैक्टीरिया, जिससे जो सॉइल होता है उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक। उसके अलावा लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस वल्गैरिस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस आर यूज्ड इन डेयरी इंडस्ट्री, ठीक है। ये बैक्टीरिया डेयरी इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। डेक्स्ट्रॉन, जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोड्यूस किया जाता है ल्यूकोनोस्टॉक से, ठीक। फिर एसीटोन एंड ब्यूटेनॉल प्रोड्यूस्ड बाई क्लॉस्ट्रीडियम स्पीसीज, ठीक है। और विनेगर, जो कि एक एसिटिक एसिड है, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाई क्लॉस्ट्रीडियम एसिटो ब्यूटिलिकम, ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम एसिटो ब्यूटाइलिकम एंड एसिटोबैक्टर एसिटी, इन बैक्टीरिया से विनेगर प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद डीकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मतलब जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका डीकम्पोजिशन भी बैक्टीरिया करते हैं, और डीकम्पोजिशन करके ये क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो माइक्रोब्स होते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये इंसेक्ट को भी कंट्रोल करते हैं सॉइल में, ठीक है। मेनी बैक्टीरिया सेक्रेट क्रिस्टलाइन प्रोटीन्स विच आर हाईली टॉक्सिक टू द इंसेक्ट्स। जनरल एग्जांपल क्या हो जाएगा, बैसिलस thuringiensis, ये एक बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का बैक्टीरिया है। और ये जो है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होती हैं, जो फसलें हैं, जैसे कि बीटी कॉटन हो गया, बीटी ब्रिंजल हो गया, तो इनके भी प्रोडक्शन में ये बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis, ये क्या करता है, ये सिक्रीट करता है कुछ क्रिस्टलाइन प्रोटीन, कुछ क्रिस्टल प्रोटीन सिक्रीट करता है। और ये जो प्रोटीन है ये इंसेक्ट के लिए, जो सॉइल में इंसेक्ट रहते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जहरीला होता है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया जब ये प्रोटीन सिक्रीट करता है तो जो इंसेक्ट होते हैं उनके लिए ये काफ़ी जहरीला होता है, जिसकी वजह से ये इंसेक्ट जो है मर जाते हैं और ये फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो इसीलिए ये जो बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis, इसके जीन का इस्तेमाल किया जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को बनाने के लिए, जैसे कि बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन को। तो जब इनकी खेती की जाती है, जो कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट होते हैं, जब इनकी खेती की जाती है तो क्या होता है कि इनके पास भी ये बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी होती है कि ये भी क्रिस्टलाइन प्रोटीन सिक्रीट करने लगते हैं, ठीक है। जब इंसेक्ट अटैक करता है तब ये जो प्लांट्स है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, जैसे बीटी कॉटन, वो क्रिस्टलाइन प्रोटीन सिक्रीट करता है जो कि इंसेक्ट को किल कर देता है, जिसकी वजह से जो कीड़े होते हैं उनसे फसलों को कोई भी नुकसान नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद स्यूडोमोनास, माइक्रोकोकस एंड कैंडिडा आर कैपेबल ऑफ डिग्रेडिंग पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन को भी डिग्रेड करने के लिए कुछ बैक्टीरिया यूज़ किए जाते हैं, जैसे स्यूडोमोनास, माइक्रोकोकस एंड कैंडिडा। एक्टिनोमाइसिटिस, क्लॉस्ट्रीडियम, प्रोपियोनी बैक्टीरियम एंड स्टेफिलोकोकस आर यूज्ड इन सीवेज डिस्पोजल। सीवेज डिस्पोजल में मतलब जो सीवर का पानी होता है, जो गंदा पानी होता है नाले का, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट में भी कुछ बैक्टीरिया यूज़ किए जाते हैं, जो कि हैं एक्टिनोमाइसिटीज़ है, क्लॉस्ट्रीडियम है, प्रोपिनियोबैक्टीरियम है और स्टेफिलोकोकस, ये कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं जो कि सीवेज डिस्पोजल में यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद मेडिसिन में भी बैक्टीरिया का रोल है, जैसे कि एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में। तो जो पहला एंटीबायोटिक था जो कि डिस्कवर किया गया था वो था पेनिसिलिन, ठीक है। फर्स्ट एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन जो कि डिस्कवर किया गया था, और उसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किसने डिस्कवर किया था, या फिर पहला एंटीबायोटिक कौन सा है, ठीक। उसके बाद सैलमान वाक्समैन फर्स्ट यूज्ड द वर्ड एंटीबायोटिक इन 1941। तो डिस्कवर किया था एंटीबायोटिक को सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लेकिन वो जो मतलब जब एंटीबायोटिक डिस्कवर हो गया तो उसको नाम एंटीबायोटिक किसने दिया था, सलमान वाक्समैन ने दिया था, ठीक है, 1941 में, ठीक। अब कुछ इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स हैं और उनका सोर्स है, आप देख सकते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन है, ये किससे ऑब्टेन किया जाता है, पेनिसिलियम क्राइजोजेनम से, ठीक है। फिर एरिथ्रोमाइसिन जो कि स्ट्रेप्टोकोकस एरिथ्रस से ऑब्टेन किया जाता है। रिफामाइसिन स्ट्रेप्टोकोकस मेडिटेरेनी से किया जाता है। टेट्रासाइक्लिन है स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोमाइसिन रिमोसस से किया जाता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन
स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसिया से किया जाता है, फिर है बेसिट्रसिन जो कि बैसिलस सबटिलिस से किया जाता है, ग्रीसोफुल्विन पेनिसिलियम ग्रीसोफुल्वम से किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स की लिस्ट है और साथ में उसका सोर्स है जिसे आपको याद रखना होगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।